हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलयारिस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने बात की थी राजस्थान के भूगोल के संबंध में। हमने लास्ट टॉपिक ये देखा था वन और वन्य जीवन, ये अपने देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 के विषय में। यूनिट नंबर 9 के अंदर देखिएगा ये चीज़ें अपने पढ़ चुके थे, प्राचीन सभ्यताएं और जनपद को अपने देख चुके थे। ये अपने अभी नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। लंबे टॉपिक दो हमने छोड़ रखे हैं, तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम वाला और एक ये वाला टॉपिक, क्योंकि अगर अभी हमने इसको शुरू कर दिया तो फिर बाकी सारा कुछ रह जाएगा। दोस्तों पहले अपने मोटे तौर पर सारे सिलेबस को समेट लेते हैं, फिर इसको आराम से अपने स्टडी करेंगे। यहाँ देखिएगा ये भी अपने कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रजामंडल है इसके विषय में। यहाँ तक तो हमने पिछले सिलेबस में भी था, इसलिए ये सारा अपने कर भी चुके थे। एकीकरण वाला भी अपना हो चुका है दोस्तों। यहाँ ये जो टॉपिक है प्रजामंडल है, जनजातीय किसान आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व, ये हमें नए पढ़नी है दोस्तों, इनको अपने कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये वाली क्लासेस लोक देवता, लोक संत यानी कल्चर भी आपका सुनील सर के द्वारा साथ साथ ही चल रहा है। 2 क्लासें आज जो है आपकी रेगुलर हो रही है दोस्तों पीडीएफ आपको रेगुलर मिल रही है, लेकिन सुनील सर वाले चूंकि वो हाथ से लिखते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही टॉपिक खत्म होता है रेगुलर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रजामंडलों की स्थापना के विषय में। यहाँ दोस्तों सबसे जरूरी है हमारे लिए 1938 का साल। दोस्तों 1938 में हुआ था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों, उस पर हमें ध्यान देना होगा। इसमें रियासतों की जो जनता थी उनको ये कहा गया कि वो अपने अपने राज्यों के अंदर उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन कैसे करेगी? स्वतंत्र संगठन बनाएगी और जन जागृति फैलाने का कार्य करेगी। तो 1938 का जो अधिवेशन था उसमें ये जो बात है सबसे पहले उठाई गई यहाँ पर कि उत्तरदायी शासन का जो कार्य है वो रियासती तौर पर भी किया जाना चाहिए। इसलिए वहाँ पर जो है उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सके, इसलिए स्वतंत्र संगठन वहां पर भी बनाए जाएं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि यही वो अधिवेशन था जिसने पहली बार ये डिसीजन लिया कि कांग्रेस को भी रियासती जनता के संघर्ष में भाग लेना चाहिए, उनमें साथ देना चाहिए उनको दोस्तों। और इसी के साथ जो हुआ था वो ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि देशी रियासतों को राजनीतिक संस्थाओं की गतिविधियों के साथ जो कांग्रेस की अब तक की थी हस्तक्षेप की नीति थी उसका पूर्णतः क्या किया, परित्याग करके पूर्ण सहयोग देने की नीति का प्रस्ताव किया गया। यानी रियासतों को भी अब क्या करेगी, कांग्रेस जो है वो सहयोग देगी। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है 1939 में पारित हुआ था दोस्तों। और उसके बाद में हम ऐसा कहते हैं कि 1938 में लगभग जो है प्रजामंडलों की स्थापना शुरू हो चुकी थी और बाद में तो धीरे धीरे सभी जगह प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। 1938 के बाद राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन हुए और सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। तो सभी में लगभग जो है प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने ही यहाँ पर पहल की थी और ये जो है रियासतों में जो संघर्ष था उसको सहयोग देने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। और ये कहा गया कि वहां पर भी जन आंदोलन जो है फैलाए जाएं, जन जागृति लाई जाए। इसके लिए वहां पर स्वतंत्र संगठन हमें बनाने होंगे, स्वतंत्र संगठन बनाए जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यहाँ कार्य हुआ और उसके बाद में जो है अपने प्रजामंडलों की स्थापना होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रजामंडल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए जयपुर का प्रजामंडल आता है 1931 का। बहुत बार ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये 5-6 जो प्रजामंडल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले लिखा है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। कब हुई थी दोस्तों? 1934 में। अब देखिएगा यहाँ हमें एक बात को समझ लेना चाहिए। जयपुर प्रजामंडल आया था 1931 में और इसके संस्थापक थे कर्पूर चंद्र पाटनी। ये नाम आपको याद रखना है। तो राजस्थान में सबसे पहले ये बना था दोस्तों। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों को चालू करने के लिए सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो माना जाता है वो है मारवाड़ प्रजामंडल का आंदोलन। ये आपको याद रखना है दोस्तों।
वो राजनीतिक वो इतना सफल भी नहीं हो पाया था दोस्तों। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ना, राजनीतिक गतिविधियों के लिए पहला जो है प्रजामंडल कौन सा था, तो आपका आंसर होगा मारवाड़ प्रजामंडल। और 1934 में इसकी स्थापना हुई और इसमें जो मुख्य रोल निभाने वाले थे वो थे भंवरलाल सर्राफ। तो ये बात आपको विशेषता याद रखनी है। इसके अलावा हम उन प्रजामंडलों की बात कर लेते हैं वो जिनका संचालन जो हुआ और जिनका निर्माण जो हुआ वो वहां से बाहर हुआ था दोस्तों। क्योंकि जैसे ये प्रजामंडल आते थे तो वहां के रियासती जो शासक हुआ करते थे वो उन पर प्रतिबंध लगा देते थे, इसलिए कईयों की जो स्थापना है वो वहां से बाहर भी हुई। तो सिरोही प्रजामंडल कब बना, 1933 का है, बंबई में इसकी स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल 1936 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। जैसलमेर प्रजामंडल इसकी स्थापना जोधपुर में 1945 में हुई। भरतपुर प्रजामंडल देखिए ये रेवाड़ी यानी हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी स्थापना शुरू होती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ उन संस्थाओं की जिन्होंने आगे चल करके प्रजामंडलों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ये भी हमें जानने आवश्यक है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान सेवा संघ के विषय में बात कर लेते हैं। अगर हम के राजस्थान सेवा संघ किसका विचार था, तो निसंदेह राजस्थान सेवा संघ की जो कल्पना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। इन्हीं का ये विचारधारा थी, इन्हीं का विचार था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था राजस्थान सेवा संघ का, आपसे पूछा जाए तो जागीरदार और जो उनकी प्रजा है उनके मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बने, ये कार्य करना इसका जो है मुख्य लक्ष्य था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो देखो राजस्थान में नहीं हुई। नाम तो क्या है, राजस्थान सेवा संघ है, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1919 के अंदर वर्धा यानी महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मान करके चलिएगा। अब इसमें जो कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे तो अर्जुन लाल सेठी है, केसरी सिंह बारट है, विजय सिंह पथिक है, जमुना लाल बजाज है। ये चारों व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब हम व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तब भी इनके विषय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है, ये आप तय मान करके ही चलिए। ये चार जो व्यक्ति आपके सामने, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछा ही जाएगा दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे विजय सिंह पथिक। मंत्री बने राम नारायण चौधरी। साप्ताहिक अखबार जो संघ के द्वारा था वो था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे, विजय सिंह पथिक। प्रकाशक और सहायक संपादक रहे थे राम नारायण चौधरी, इसको राम नारायण कर लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो ये तो कब हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, वर्धा में, लेकिन राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, अजमेर में। तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछा जाए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो वर्धा में हुई थी। राजस्थान में कहाँ हुई थी, तो अजमेर में हुई थी दोस्तों। राजस्थान केसरी ये जो पत्रिका थी इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। कौन सी पत्रिका की बात कर रहे हैं, अपने राजस्थान केसरी नामक पत्रिका की अपने बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं नवीन राजस्थान के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, तो वो थे राम नारायण चौधरी। दोस्तों यहाँ देखिएगा, जब भी हम स्वतंत्रता आंदोलन के राजस्थान की बात करते हैं तो किसी न किसी पुस्तक से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। ये पत्र पत्रिकाएं भी आपको याद रखनी है। नवीन राजस्थान के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, तो वो थे राम नारायण चौधरी। नवीन राजस्थान के स्थान पर देखिएगा बाद में प्रतिबंधित होने के बाद में तरुण राजस्थान का संपादन किया गया था दोस्तों। कौन से का, तरुण राजस्थान का संपादन किया गया था दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ सरकार जो थी वो दमनकारी नीति को अपनाती है और नवीन राजस्थान का जो है प्रकाशन बंद करवा देती है, इस पर प्रतिबंध लगा देती है। तो फिर जो है तरुण राजस्थान का संपादन किया जाता है। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये अजमेर से प्रकाशित हुआ दोस्तों, संपादित हुआ, और इसके संपादक थे शोभालाल गुप्त। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक और याद रखना है आपको, डंको, ये भी एक समाचार पत्र था। कैसा था, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा जाता था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत हुई रही होगी उस समय। इसके जो व्यक्ति थे वो थे राम नारायण चौधरी, साधु सीताराम दास, और इसका जो संपादन होता था वो ऊपर माल से हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ से ये समाचार पत्र जो है वो निकाला जाता था। तो इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा के विषय में।
इसका उद्देश्य जो था वो था रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, किसी भी संस्था के कार्य और उसके उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति थे वो थे विजय सिंह पथिक, स्वामी नरसिंह और जमनालाल बजाज, गोविंदास, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदमल सुराणा, केसरी सिंह बारठ। इन्होंने मिलकर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। दोस्तों इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ था, पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में देखिएगा जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया, गणेश शंकर विद्यार्थी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसका मुख्य कार्यालय जो रहा था वो रहा था कानपुर। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ, याद रहे तो ठीक है वरना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो है वो 1920 में हुआ, अजमेर में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। आपको यही याद रखना है, पहला याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है दोस्तों। इतने में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा डीपली ही है दोस्तों, वरना ये तो दूसरा तीसरा इस तरह के लिखे जरूर जाते हैं ताकि नोट्स की शोभा बढ़ाई जा सके दोस्तों। तो ये आपको ज़्यादा अगर पढ़ लिए तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी तनाव नहीं लेना है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात कर लेते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। तो ये जो है देखिएगा मार्च 1920 में हम बात करते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा की अपनी बात की थी। इसने अपने अजमेर अधिवेशन में देसी राज्यों की एक परिषद बनाने का निश्चय किया था, तो वहीं से इसका विचारधारा आती है। तो यहाँ देखिएगा आगे जो अपनी बात आती है वो ये है कि अप्रैल 1927 में देसी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूना में हुई, जिसमें मई 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाना तय किया गया। देखिएगा डिसीजन कब लिया गया? 1920 के अंदर राजपूताना मध्य भारत की जो अधिवेशन हुआ, अजमेर अधिवेशन था, उसके अंदर इसका डिसीजन लिया गया और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ गुजरात में बुलाना तय किया गया। ये बात है 1927 के जो सम्मेलन थी उसके अंदर ये बात हमारी कही गई थी दोस्तों। एक बैठक के अंदर पूना में हुई थी, वहां पर कही गई थी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, गुजरात में आ गई उस समय बाढ़, भयंकर बाढ़ आई और इसका पहला अधिवेशन जो था वो 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ। जो होना कहाँ था? गुजरात में था, लेकिन हुआ कहाँ दोस्तों? बम्बई में। जहाँ समस्या है वहाँ प्रश्न है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न आपसे कहाँ पूछे जाएंगे दोस्तों? प्रश्न आपसे वहीं पूछे जाने हैं जहाँ समस्या है। जो चीज़ें मुश्किल है वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 40% सिलेबस से आपके 60% प्रश्न पूछे जाते हैं और 60% सिलेबस से आपसे 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके ये जो नए सिलेबस में टॉपिक जोड़े गए हैं, राजस्थान आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि राजस्थान को जब जोड़ा गया है, सरकार ने भी बार बार कहा है कि राजस्थान का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो मैं भी राजस्थान के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने हैं। उम्मीद है 15 से 20 क्वेश्चन आपसे राजस्थान के पूछे जा सकते हैं, 9-10 क्वेश्चन आपके जो है वो टीचिंग मेथड से पूछे जा सकते हैं। बाकी काफ़ी क्वेश्चन जो नया सिलेबस आपसे जोड़ा गया है वहाँ से भी पूछे जाने हैं, जो नया सिलेबस आपको याद करना है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर लगभग आपके 30-35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो आराम से आपके इन दोनों शिक्षण विधियों और यहीं से आ जाने हैं। उसके बाद में 10-15 क्वेश्चन आपके नए सिलेबस में से आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या आपको विशेषता याद करना है। तो 40% जो होगा उससे हमेशा 60% क्वेश्चन आते हैं, यही रणनीति होती है और चयन भी उसी विद्यार्थी का होता है जिसकी रणनीति बिल्कुल सही हो दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान में देशी लोक परिषद की। ये कब बनी थी, क्या हुआ था दोस्तों? इसमें 1931 में राम नारायण चौधरी ने, इसको राम कर लीजिएगा, अजमेर में इस संस्था का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन किया और राजस्थान के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने साधनों और तरीकों से इस आंदोलन को चलाने का निश्चय लिया था दोस्तों। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1927 जब भी हमने बात की थी, 1927 में हुआ था देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जो गुजरात में हुआ, होना तय था लेकिन वहां पर बाढ़ आ गई इसलिए बंबई में हुआ था दोस्तों।
तो इसी कारण से क्या हुआ, जो कार्यकर्ता थे राजस्थान के जो वहां गए थे वो काफी उत्साह से वापस लौटते हैं और अब इस संस्था की एक क्षेत्रीय परिषद का गठन करना उनका एक लक्ष्य हो गया कि हम उसका एक क्षेत्रीय जो है वो भी बनाएं। और इसलिए एक जो देसी राज्य लोक परिषद थी, एक प्रकार से राजस्थान में उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय अपनी कह सकते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। और इसका जो पहला अधिवेशन है जो 1931 में प्रांतीय अधिवेशन यहाँ पर अजमेर में बुलाया गया था दोस्तों। अजमेर प्रारंभ से ही चर्चा का विषय रहा था, आगे भी रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में देखिएगा जो हुआ उसमें नाम आता है जय नारायण व्यास का। तो जय नारायण व्यास ने देखिएगा इसी प्रकार का एक सम्मेलन जोधपुर में करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन उस समय देखिएगा दोस्तों जो सरकार थी वो दमनकारी होती थी, दमनात्मक नीति अपनाई। इस कारण जो है सम्मेलन जोधपुर में न होकर के ब्यावर में किया गया और इसमें जो है वो सभी में मतैक्य भी नहीं हो पाया। तो इसके बाद में ये डिसीजन लिया गया कि राजस्थान के जो सारे राज्य हैं, जो राजस्थान के जो अपने विभिन्न राज्य हैं, वो सभी अपने अपने साधनों और तरीकों से आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे, अपने अपने स्थानों पर अपना अपना आंदोलन इन्हें करना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की थी जो स्थानीय इकाइयां थी उन्हें ही हम प्रजामंडल या प्रजा परिषद या लोक परिषद कह सकते हैं। अब इस बात को आप समझिएगा दोबारा, हमने किसकी बात की थी दोस्तों, देखिएगा हमने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जिसका जो सम्मेलन हो चुका था उसमें फिर देखिए प्रांतीय तौर पर आई थी हमारी राजस्थान में एक रूप में यानी पूरे प्रांत के तौर पर इसका कार्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए ये कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्रों में ही इस आंदोलन को चलाएंगे, जो नेता थे उनके द्वारा कहा गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो थी उसी की स्थानीय इकाइयां क्या थी, प्रजामंडल थी, या जिसे हम प्रजा परिषद कह सकते हैं या फिर हम जिन्हें लोक परिषद के नाम से जान सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि प्रजामंडल क्या था दोस्तों। तो प्रजामंडल जो था अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थानीय इकाइयों को ही अपने कह सकते हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हमने देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में प्रजामंडल कौन कौन से बने, कब बने। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक तो कि प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ, दूसरा कब हुआ। कई बार टिपिकल क्वेश्चन उसको पूछना हो तो वो सीक्वेंस में भी पूछ लेता है कि पहले कौन सा था और बाद में कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ हम क्रमशः सभी के विषय में बात करने वाले हैं। ये बात अपने कर चुके हैं 1938 वाले की, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की दोस्तों। कौन से प्रजामंडल को हम पढ़ने जा रहे हैं, जयपुर प्रजामंडल को, जो कि बना था 1931 में और इसके संस्थापक जो थे कपूर चंद्र पाटनी को माना जाता है। तो हालांकि इसमें जो है बाद में परिवर्तन हुआ, 1938 में भी हुआ, आगे से आगे चलता रहा था, लेकिन अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 1931। हम दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्रमशः ही पढ़ रहे हैं, पहले 1931 के फिर 33 के, जैसे जैसे आते जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जयपुर प्रजामंडल कब बना, 1931 में, संस्थापक थे कपूर चंद्र पाटनी। 1936 में इसे जमनालाल बजाज द्वारा इसे पुनर्गठित किया गया था दोस्तों हो सकता है जब आप पुस्तकों में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इसके साथ साथ में कुछ और संस्थाएं भी मिलेंगी, कुछ और कार्य भी मिलते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक्स के विषय में बात करें। इसी टॉपिक पर केंद्रित रहने का ज्यादा प्रयास रहेगा कि प्रजामंडल से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो वो आपका आंसर सही हो जाए। तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे चिरंजीव लाल मिश्र। इसके बाद में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 9 मई 1938 को जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था, तो जयपुर में किया गया था, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ये किया गया था दोस्तों। अब यहाँ एक दो चीजें और आपको जो याद रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि जयपुर राज्य के अंदर राजनीतिक चेतना की अलख जगाने वाले कौन थे, तो वो थे दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी कौन थे, राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का अलख जगाने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए जयपुर राज्य के अंदर अगर आपसे पूछा जाए जन जागृति का जनक, जन जागृति का जनक, तो वो कौन होगा, वो व्यक्ति होगा अर्जुन लाल सेठी। और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जमनालाल बजाज ने कार्य किया था दोस्तों। और जमनालाल बजाज ने एक और संघ की स्थापना की थी जिसको अपने कहते हैं चरखा संघ। कौन सा संघ था दोस्तों, चरखा संघ की स्थापना की थी दोस्तों।
और इसी के फलस्वरूप जो है प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो पाई थी। हालांकि जो है इससे पहले जो कार्य हुआ था 34 में भी हो चुका था, लेकिन हम बात कर रहे हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 9 मई 1938 को होता है दोस्तों, जयपुर में होता है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद में जो सरकार का कदम रहा दोस्तों। तो सरकार ने जब ये देखा कि ये जो जयपुर प्रजामंडल है ये सफल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जमनालाल बजाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनको ये कहा गया कि आप जयपुर राज्य में नहीं आएंगे दोस्तों, और जयपुर प्रजामंडल के जो भी क्रियाकलाप थे उन सभी पर रोक लगा दी। तो इसके कार्यकर्ताओं ने फिर सत्याग्रह करने का डिसीजन लिया था। वो डिसीजन पूरा हुआ था 5 फरवरी 1939 को। प्रजामंडल ने सत्याग्रह शुरू किया जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। 6000 सत्याग्रहों की गिरफ्तारियां जो है वो मानी जाती है, और यहाँ पर महिलाओं ने भी गिरफ्तारियां दी थी। श्रीमती दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में भी गिरफ्तारियां हुई थी दोस्तों। महिला सत्याग्रहियों भी यहाँ पर जो है गिरफ्तारियां देने का कार्य किया था दोस्तों। जब देखिएगा जयपुर सरकार जो थी उसने प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करने का डिसीजन लिया और कार्यकर्ताओं को देखिए रिहा करने का डिसीजन लिया, आश्वासन दिया, तो उसके बाद में गांधी जी के कहने पर ही इस सत्याग्रह को समाप्त किया गया था, और ये लगभग चला था मार्च 1939 तक। मार्च 1939 तक ये किया गया था दोस्तों। तो क्यों हुआ था ये सत्याग्रह? जमनालाल बजाज के प्रतिबंध लगाने पर हुआ, गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि गिरफ्तारियों को छोड़ना भी पड़ा और ये प्रजामंडल है वापस चल भी पड़ा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट घटनाक्रम आता है वो हमारा शुरू होता है 1940 से। 1940 में दोस्तों क्या हुआ, हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री जो थे वो अध्यक्ष बनते हैं जयपुर प्रजामंडल के, और अध्यक्ष बनते ही हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग की गई, क्योंकि इनका उद्देश्य ही क्या था, प्रजामंडल का उद्देश्य ही यही था कि हम जो हैं उत्तरदायी शासन चाहते हैं। तो उस समय जो थे एक तो मिर्जा इस्माइल हुआ करते थे। मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री थे, और एक थे हमारे शास्त्री जी। तो दोनों के बड़े अच्छे संबंध थे। तो जयपुर सरकार ने प्रजामंडल को संतुष्ट करने के लिए उसकी कुछ शर्तों को मान लिया, और आपस में उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। तो उसी समझौते को हम क्या नाम देते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ वो किन के मध्य हुआ, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। मिर्जा इस्माइल जो थे वो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। MI रोड का नाम आपने जयपुर में सुना होगा दोस्तों, देखी भी होगी, आज भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो इस दो जेंटलमैन कौन है भाई? एक तो मिर्जा इस्माइल है और दूसरे जेंटलमैन है हीरालाल शास्त्री, यही जेंटलमैन थे। तो इसमें जो शर्तें तय हुई थी वो ये थी कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, जयपुर रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन आदि कर सकेगा, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगी, और जयपुर प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये स्वीकार कर लिया था, सरकार के द्वारा भी स्वीकार किया गया और हीरालाल शास्त्री के द्वारा भी जो है वो स्वीकार किया गया। तो ये शर्तें थी जिनके ऊपर बात हुई। ये थोड़ी सी शर्त जो है वो सही नहीं थी, ये कुछ लोगों को गवारा नहीं हुई जो इसके लिए विशेषता काम कर रहे थे, जैसा कि हर आंदोलन में होता है दोस्तों। तो यहाँ से फिर एक अलग से मोर्चा निकलता है जिसका नाम आता है आज़ाद मोर्चा। ये 1945 में बनता है दोस्तों। 1945 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, 1945 में तो ये इसका विलय हो जाता है। इसी के बाद में ही जो इस एग्रीमेंट का देखिए बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ और एक अलग से आज़ाद मोर्चा बन गया। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये चलता रहा और 1945 के अंदर नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया और फिर उसके बाद में जो है इसका विलय भी प्रजामंडल में कर दिया गया। ये आज़ाद मोर्चा जो बना था इसको याद रखिएगा 1942 है, इसका सन कौन सा है 1942, और 45 में जो है इसका विलय कर दिया गया था दोस्तों। इसमें भी बहुत सारी गिरफ्तारियां दी गई थी आज़ाद मोर्चा के द्वारा भी।
इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले प्रजामंडल की, बूंदी प्रजामंडल की 1931 का है। इसके जो संस्थापक थे वो थे कांतिलाल। अगर आपसे एक नाम पूछा जाए तो कांतिलाल का करना, वरना नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता का भी नाम आता है। यहाँ देखिएगा देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। राज्य ने देखिएगा हमेशा क्या करते थे, सरकार दमन नीति को ही अपनाती थी। इन्होंने दमन नीति अपनाते हुए ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार कर लिया और उनको बाहर भेज दिया राज्य से और अजमेर की एक जेल में डाल दिया। अब देखिएगा क्या हुआ, 19 जुलाई 1944 को हरि मोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा के सहयोग से इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, की तो इनके द्वारा ही गई थी, ऋषिदत्त मेहता के ही द्वारा, इनके सहयोग से की गई थी दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा दोस्तों 1946 में महाराजा बहादुर सिंह ने लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने पर जो है वो एग्री हो जाते हैं और इसमें एक समाचार पत्र का भी नाम आता है जिसका नाम है राजस्थान, जो निकाला जाता था ब्यावर से ऋषिदत्त के द्वारा। तो यहाँ आपको याद रखना है बूंदी प्रजामंडल किसका था, कांतिलाल का था, 1931 में था। और ऋषिदत्त मेहता जो है यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अपने कह सकते हैं, जो जेल भी गए थे और उन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था और इन्होंने जो है बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर हम 1934 पे आते हैं। 34 में जो आया मारवाड़ प्रजामंडल। यहाँ पर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन थे तो भंवरलाल सराफ, यही प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाने हैं दोस्तों। इसी में देखिएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन भी होता है, 1918 में हुआ था, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था। मारवाड़ सेवा संघ जो है वो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आता है 1920 में, जिसके द्वारा एक तोल आंदोलन को भी चलाया गया था जो माप तोल से संबंधित था, तोले को कम कर दिया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये क्रमशः अपने देख रहे हैं 1934 तक पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में बनी थी, जिसके लिए जयनारायण व्यास का नाम आता है मुख्य संस्थापक के रूप में। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1931 में पुष्कर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा ने। देखिएगा क्या हुआ, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी 1918 में, जिसके अध्यक्ष जो संस्थापक अपने कह सकते हैं चांदमल सुराणा थे। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में आता है और उसके बाद में 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद आती है। दोस्तों जयनारायण व्यास का नाम अभी तक मुख्य चल रहा है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 10 मई 1931 में जयनारायण व्यास के द्वारा और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप आगे चल करके 1934 में जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, किसके द्वारा, भंवरलाल सराफ के द्वारा होती है। 1936 में कृष्णा दिवस बॉम्बे में मनाया गया और शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यास जी को सिवाना के किले में नज़रबंद कर दिया गया था और अन्य नेताओं को जालोर के किले में। दोस्तों इन्हीं ने आगे जाकर के देखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भाग लिया था और जो सारे राष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही थी वो यहाँ पर भी चल रही थी, इन्होंने भी योगदान दिया था और इसी दौरान इन्हें अलग अलग किलों में नज़रबंद भी रखा गया था। बाकी तो बहुत सारी स्टोरीज हैं दोस्तों, लेकिन स्टोरीज में से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन की सारी बात मैं आपसे कर चुका हूँ दोस्तों। एक चंडावल किसान आंदोलन जो है वो इसी से संबंधित था, मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था। चंडावल किसान आंदोलन पाली से संबंधित था। उसके बाद में देखिएगा इसी में होता है एक डाबड़ा कांड, इसको और देख लेते हैं। डाबड़ा कांड जो है 13 मार्च 1947 को मोतीलाल नामक किसान के घर पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं और किसानों की सभा हो रही थी। देखिएगा 13 मार्च 1947 की बात है, मोतीलाल नामक किसान के घर इस प्रजामंडल की जो है वो सभा हो रही थी। तो डीडवाना का जो सामंत था उसने लाठीचार्ज करवा दिया और मोतीलाल सहित कई किसान शहीद हो गए थे। प्रजामंडल के मुख्य नेता मथुरा दास भी घायल हो गए थे। इसे जो है हम डाबड़ा कांड के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जयनारायण व्यास के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र। अखंड भारत जो है वो बॉम्बे से निकाला जाता था, पीप अंग्रेजी में था, दिल्ली से निकाला जाता था, आगी बाण राजस्थानी में है और ब्यावर से निकाला जाने वाला पहला राजस्थानी अखबार था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुस्तकें हैं इनके मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। मारवाड़ लोक परिषद की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो महिमा देवी किंकर के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल 1934 का ही है, संस्थापक है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो है इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन भी वहां पर चलाया था। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हाड़ौती आंदोलन किसका था, नैनूराम शर्मा का था। यहाँ पर इस तरह से ए बी में
आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम आपको विशेषता याद होनी चाहिए। 1936 में चलते हैं। 1936 में आया था, देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल। संस्थापक थे वैद्य मगाराम, कलकत्ता में। इसके मंत्री रहे थे लक्ष्मण दास स्वामी। देखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई वो यहाँ पर नहीं हुई है, बाहर ही हुई है। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, ये सभी इसके साथी थे। बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का जो गठन हुआ उसमें योगदान रहा रघुवर दयाल का, और ये बना था 1942 के अंदर। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था। किसके खिलाफ? सादुल सिंह के खिलाफ। तो आपको ये याद रखना है कि बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? 1944 को। किसके खिलाफ था? सादुल सिंह के खिलाफ था दोस्तों। अब ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना आती है इस आंदोलन की। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में जो है पुलिस द्वारा एक जुलूस था जिसके ऊपर जो है ध्वजा जुलूस निकल रहा था, तो वहाँ पर जो है फायरिंग होती है और उसमें बीरबल राम जो है वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों। और आपको ध्यान होगा कि गंगानगर में बीरबल चौक भी है दोस्तों, तो जो इनके नाम पर रखा हुआ अपने मान करके चलते हैं। फिर आता है हमारा धौलपुर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक कौन थे? कृष्ण दत्त पालीवाल को माना जाता है। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से। अगर आपसे पूछा जाए किसकी प्रेरणा से था, तो स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से। या फिर आपसे पूछा जाए स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से कौन सा प्रजामंडल बना, तो वो था धौलपुर प्रजामंडल। इसके संस्थापक थे कृष्ण दत्त पालीवाल। तसीमो कांड क्या था दोस्तों? धौलपुर प्रजामंडल के जो भी सम्मेलन होते थे, जो भी उनके कुछ भी होता था, सभाएं होती थी, तो वो सारी यहीं होती थी। तो 11 अप्रैल 1947 को हो रही थी सभा, और तो उसी समय क्या हुआ, प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई। इसमें पंचम सिंह, छत्तर सिंह शहीद हो गए। 11 अप्रैल को तसीमो में मेला भी भरता है इन्हीं की याद में। इसके बाद में दोस्तों 1938 पे आते हैं। 1938 में बना था मेवाड़ प्रजामंडल। संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता, जो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसके भूरे लाल बया उपाध्यक्ष बनाए गए। माणिक्य लाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो उदयपुर में हुआ 1941 में, और इसके अध्यक्ष थे माणिक्य लाल वर्मा। इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्य किया था। इसमें देखिएगा JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा भी भाग लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भगवती देवी और नारायणी देवी भी जेल गई थी। अगर आपसे पूछा जाए भगवती देवी और नारायणी देवी का संबंध किस आंदोलन से था, तो भारत छोड़ो से था। किस प्रजामंडल से थी, तो वो मेवाड़ प्रजामंडल से थी दोस्तों। अब मेवाड़ क्या करेगा? मेवाड़ ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। तो रोक लगाने के बाद में जो इसका संचालन हुआ वो अजमेर से होना शुरू हो गया दोस्तों। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र जो थे जहाँ पर ये खूब फला फूला, वो था अनाथ द्वारा और भीलवाड़ा। ये विशेष तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा के रमेश चंद्र जो थे, व्यास थे, वो कौन थे, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे रमेश चंद्र व्यास, और ये कहाँ से थे दोस्तों? भीलवाड़ा से थे। इसके बाद में दोस्तों भूरे लाल बया की बात करें तो इन्हें सराड़ा की जेल में रखा गया था, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। तो सरकारें उस समय भी विरोध किया करती थी और इसी प्रकार से गिरफ्तारियां होती थी और उन्हें काले पानी की जेलों में डाल दिया जाता था। तो मेवाड़ के काले पानी की जेल जो था वो सराड़ा का किला माना जाता था। माणिक्य लाल वर्मा की एक पुस्तक भी है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसमें मेवाड़ शासन की खूब सारी आलोचनाएं की गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल की। संस्थापक लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा थे। इस प्रजामंडल की स्थापना जो है माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से हुई थी। राजस्थान की पहली उत्तरदायी शासन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो शाहपुरा रियासत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो शाहपुरा प्रजामंडल में हुई थी। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरि नारायण शर्मा थे। प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे भवानी शंकर शर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन में इसने भाग नहीं लिया था। ये एक अलग जो तथ्य है ना, जहाँ समस्या है वहीं प्रश्न है दोस्तों, इस बात को याद रखा करो। इसके बाद में दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल है। इसके संस्थापक जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र नाथ और गोपीलाल यादव और किशन लाल जोशी को माना जाता है। इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। यही इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये राजस्थान से बाहर है, हरियाणा में है दोस्तों। इसका एक समाचार पत्र भी था जिसका नाम था वैभव।
करौली प्रजामंडल है त्रिलोक चंद्र माथुर। ये भी परीक्षा में बहुत आता है दोस्तों, इस नाम को विशेषता याद रखिएगा। अगर एक नाम पूछा जाए तो आपको यही करना है। चिरंजीव लाल शर्मा भी थे, कुंवर मदन सिंह भी थे। इसके बाद में दोस्तों 1939 पे आते हैं। 39 में कोटा प्रजामंडल की बात आती है। संस्थापक नैनूराम शर्मा थे, ये भी बहुत पूछा गया है। अबिन हरि भी इनके साथ में थे। प्रथम अधिवेशन जो हुआ इनका मांगरोल 12 में हुआ। अध्यक्षता की थी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा प्रजामंडल था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जहां पर कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया गया था, तो वो था कोटा प्रजामंडल। किसके नेतृत्व में? मोतीलाल जैन के नेतृत्व में। यहाँ पर देखिएगा कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था, यानी महिलाओं ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया था। फिर आता है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 का है। कांति चंद चौथाणी संस्थापक माने जाते हैं। सिरोही प्रजामंडल 39 का ही है और इसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, जिसे हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के फैक्ट आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 1942 की। कुशलगढ़ प्रजामंडल बना 1942 के अंदर। संस्थापक थे भंवरलाल निगम। फिर उसके बाद में 43 पे आते हैं, तो 43 में आया था बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक जो थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं, मणिशंकर नागर है, धूलजी भाई भावसर हैं। भावसर का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बॉम्बे से संग्राम नामक पत्र का संपादक करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संग्राम नामक समाचार पत्र के संस्थापक या प्रकाशक कौन थे, तो वो थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जो बॉम्बे से ये निकालते थे। विजया बहन भावसर ने महिला मंडल का गठन किया था। किसने किया था? विजया बहन भावसर ने। इसके बाद में दोस्तों 1944 पे आते हैं। अपने डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 का है। संस्थापक है इसके भोगीलाल पांड्या, जिसे हम बागड़ का गांधी कहते हैं। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय शामिल थे। डूंगरपुर प्रजामंडल द्वारा प्रयाण सभाओं का गठन किया गया, आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रयाण सभाओं का आयोजन किस प्रजामंडल में हुआ था, तो दोस्तों वो था डूंगरपुर प्रजामंडल। अब इसके बाद में आते हैं हम रास्तापाल कांड पे। रास्तापाल कांड ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें नाना भाई और भील बालिका कालीबाई जो है वो शहीद हो गई थी। 19 जून 1947 की ये घटना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन आता है 1945 का। जैसलमेर प्रजामंडल, ये आपको याद होगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो जोधपुर में हुई थी, मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 का ही है। अमृतलाल चुन्नीलाल प्रभाकर इसके संस्थापक थे। इसके बाद में दोस्तों 1946 पे आते हैं। 46 में आया था झालावाड़ का प्रजामंडल। संस्थापक मांगीलाल भव्य थे। हरिश्चंद्र के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम महत्व के विषय में बात कर लेते हैं। प्रजामंडल आंदोलन का महत्व क्या है दोस्तों? यहाँ वो सारी कहानियों के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि जो फैक्ट है ये टोटली फैक्ट का टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन इसमें से डेफिनेट आना ही आना है। देखते हैं आप कितना याद कर सकते हो, कितना लिख करके आ सकते हो। इसका महत्व क्या रहा, यानी इससे प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका जो महत्व था वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना से माना जाता है। अभी हमने देखा भी था, लगभग में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो भी रही थी। राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का विकास इसके द्वारा हुआ। लोकतंत्र की स्थापना हुई। छुआछूत के निवारण के लिए भी प्रयास किए गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता को भी लेकर के आया। महिला सशक्तिकरण, अभी हमने देखा भी था ना कि महिलाओं ने भी जो है भागीदारी निभाते हुए जेल में गई थी दोस्तों। बेगार प्रथा की समाप्ति हुई। जागीरदारी उन्मूलन भी हुआ। तो ये काफ़ी कार्य जो हैं वो प्रजामंडल के द्वारा किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण आता है किसान आंदोलन, क्योंकि ये इनके पैरेलल में ही चल रहे थे, तो वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किसान को भूमि पर अधिकार दिलाने में ये कामयाब रहे थे। कुटीर उद्योगों का विकास भी इसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान में प्रजामंडल। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे पीडीएफ को तो याद आपको हो जाएगी। पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो दोस्तों वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।